बच्चों, आज जो 8th क्लास में हम पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है सोना। पाठ का नाम है सोना, ठीक है। तो इसकी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी हैं। ये एक संस्मरण है, ठीक है, यानी कि पुरानी बातों को याद करके एक घटना के आधार पर उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, ये एक हिरण की कहानी है, ठीक है। हिरनी का बच्चा है जिसको ये लेखिका पालती हैं और फिर उसके साथ उनका कैसा अनुभव रहता है वो सारी बातें इन्होंने इस रेखा चित्र में प्रस्तुत की है। देखिए, सोना की आज अचानक स्मृति गंवाने के कारण है, यानी आज मुझे सोना की याद आ रही है। जो हिरण का बच्चा था, लेखिका कह रही है कि मुझे आज उसकी बहुत याद आ रही है और उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, यानी मेरे एक परिचित हैं डॉक्टर, उनकी जो पोती है उसने आज मुझे लिखा है चिट्ठी में कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था, कि पिछले साल मेरे पड़ोसी ने मुझे एक हिरण दिया था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, यानी हम उस हिरण से बहुत प्यार करते हैं। परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण, अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए, कि अब उसे बहुत बड़ा स्थान चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, हमारे इतना है नहीं। तो कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें। आप तो पशु पक्षियों को पालने का शौक रखती हैं तो आप उसको ले लें। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। ये चिट्ठी मुझे मिली, ठीक है, मेरे जो एक जान पहचान वाले व्यक्ति थे डॉक्टर साहब, उनकी पोती की, कि हमारे हिरण के बच्चे को कृपया करके आप ले लें। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। कि आज मैंने काफी दिन पहले मैंने जो अपने मन में दृढ़ संकल्प किया था कि अब मैं कोई हिरण नहीं पालूंगी, आज मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा, आज मुझे हिरण पालना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे जो परिचित हैं उनके यहाँ से मुझे हिरण के लिए एक प्रार्थना आई है कि आप हिरण का बच्चा ले लीजिए। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु सोना कौन है? हमारे यहाँ जो हिरण की बच्ची आई थी उसका नाम था सोना, ठीक है। परंतु वह अब अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। वो इतनी छोटी थी, वो शिशु थी, यानी कि बहुत छोटी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल शरीर था। सुनहरे रंग का छोटा सा उसका शरीर था, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था जैसे अभी छलक पड़ेगी, इतनी सुंदर आंखें, लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उसमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों को कौंध जाती थी। यानी वो पतली पतली टांगें इतनी तेजी से उसे दौड़ाती थी कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी ने चंपवर्णा, रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसके परिचय बन गए। इन नामों से लोगों ने उसको पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो गोल्डन कलर की थी, ठीक है। तो कोई सोना, कोई स्वर्णा, कोई स्वर्णलेखा, ठीक है, इस प्रकार से उसके नाम रख लिए, क्योंकि घर में जब कोई नया जीव आता है तो हम उसके बहुत सारे नाम रख देते हैं। परंतु उस बेचारे हरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, यानी कि मनुष्य की कठोरता ने उसको, निष्ठुरता ने उसको बनाया। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अब सोना अपने जंगल से क्यों आई? मानव की कठोरता के कारण। क्या घटना घटी जो उसको गांव में आना पड़ा, ये अब हम बताते हैं। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंककर भागा, तब सोना की मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। एक बार जंगल में हिरण के झुंड पर शिकारियों ने हमला किया तो और हिरण तो भाग गए, लेकिन जो ये सोना हिरण के बच्चे की मां थी उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, जिसके कारण वो भाग नहीं सकी। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, जो अभी अभी पैदा हुआ वो भागेगा कैसे? तो वो भी नहीं भाग सकता था। अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओर में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। वो अपने आप में अपने बच्चे को छिपाए रही हिरनी और शिकारियों ने उसे मार डाला। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए।
यानी कि मरी हुई माँ का दूध पी रहा था बेचारा, इतना छोटा बच्चा था, उसे चिपक रहा था अपनी माँ से, उसको वो उठाकर ले आए। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिलाकर दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। अब उनमें से किसी परिवार की कोई औरत होगी बेचारी जो दया रखती होगी थोड़ी बहुत, तो उसने मरी हुई हिरनी के बच्चे को थोड़ा बहुत पानी वानी दूध पिलाकर 2-4 दिन जिंदा रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हुआ है। उनके मोहल्ले की किसी बच्ची को याद आया कि हमारे जो वो हैं मैडम जी, वो बच्चे इस तरह से जानवरों को पालती हैं, तो उन्हें दे दो ये बच्चा। और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में, यानी जिसे मौत आने ही वाली हो मान लो, मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, बचने की आशा भी धूमिल थी। अब ये तो मैं चाहती नहीं थी मैं और जानवर बनाऊं, है ना। और दूसरी बात ये था कि भाई उसकी उम्मीद भी नहीं थी बचने की, वो बचेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तुरंत जन्म लिया तभी तो शिकारी पकड़ लाए। परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। इसलिए कि सुनहरे रंग के कारण उसे सोना कहने लगे, उसका नाम रख दिया सोना। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब उसे हम पालने लगे बड़ी कठिनता से। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता नहीं था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था, बच्चा था क्योंकि। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। वो दूध की बोतल पहचानने लगा। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़कर आती और अपनी तरह चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो को सचिव मित्र को। जब वो भक्तिन यानी कि जो उसकी सेविका थी, जो उसे पाल रही थी उस समय, वो जब दूध की बोतल साफ करती थी तो उसको देखकर वो हिरणी सोना आ जाती थी। और जब वो देखती थी कि दूध की बोतल साफ हो रही है, वो बोतल को ऐसे देखती थी जैसे भी बोतल कोई जीवित प्राणी है। जाहिर सी बात है उसे तो अपनी मई लगती होगी बोतल, जब वो बोतल से दूध पीती है। उसने रात में मेरे पलंग के पाई से चढ़कर बैठना सीख लिया था। मेरे पलंग के पास बैठा रहती थी वो, पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप ही इसी प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। स्कूल की जो छोटी छोटी बच्चियां थी, छात्रावास यानी वही हॉस्टल था, उसमें जो छोटी छोटी बच्चियां रहती थी वो उस हिरनी के साथ खेलती रहती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। छोटे बच्चों के साथ वो खेलती रहती थी हिरनी, तो उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल में घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती थी। अब एक कक्षा के बच्चे गए और दूसरी कक्षा के बच्चे आ गए और हिरनी के साथ खेल चल रहा था। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे, कई प्रकार से मेरे प्रति स्नेह का प्रदर्शन करती थी। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर उतर जाती थी। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि वह कहीं सिर में चोट ना मार दे, जब ऊपर से कूदेगी वो चोट लगने का डर होता था। लेकिन मैं अपनी टांगों को इस प्रकार से सिकोड़ लेती थी कि चोट का कोई भय नहीं रहता था। भीतर आने पर मैं मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी, पैरों से खुद को रगड़ती। मेरे बैठने पर वह साड़ी के छोर को मुंह में भर लेती, कभी पीछे से चुपचाप मेरी चोटी चबा डालती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल गोल चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि मुझे हंसी आ जाती थी। मुझे ऐसे देखने लगती थी डांटो दो कि मुझे उसको देखकर हंसी आ जाती थी। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना। अब भाई उसे क्या पता कि जो विद्यार्थिनी हैं उनके जो गुरुजी हैं वो उन्हें पढ़ाते भी हैं, उसे तो अपने खेल से मतलब था, बस वो खेलती रहती थी उन बच्चों के साथ। वह तो उस दृष्टि को पहचानती ही नहीं थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख में लगाई थी। वो तो केवल वो जानती थी हाँ ये वो हाथ है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया। वो प्यार की भाषा जानती थी बेचारी को, अरे पढ़ाई लिखाई क्या होती, बच्चों को पढ़ना भी है। वो खेलती रहती थी बच्चों के साथ। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही, वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि स्नेह प्रदर्शन कब करें कैसे करें। उसे जब लगेगा वो तब करेगी। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। अब मैं किसी अलग परिस्थिति में खड़ी हूँ तो उसे क्या पता, वो तो उसे प्यार है वो तो दिखाएगी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। कुत्ते को सब पता रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आता है और क्रोध करते ही सभी तो दयनीय बनकर दुबक जाता है।
पर हिरण वह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। हिरण को जो पालता है वो हिरण उससे नहीं डरता। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी बड़ी चकित आंखों से विस्मित होकर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर देखता रहता है, मानो पूछ रहा हो कि क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। वह केवल स्नेह पहचानता है, उसकी स्वीकृति बताने के लिए वो विशेष चेष्टाएं करता है कि हाँ जी मुझे प्रेम है किसी से, है ना। आप वो बताने देखो अपनी बिल्ली कुत्तों के बारे में कि मेरी बिल्ली गोधूली, बिल्ली का नाम है गोधूली, कुत्ता हेमंत और बसंत, दो कुत्ते, एक का नाम हेमंत दूसरे का बसंत। कुतिया फ्लोरा, जिससे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। अब ये लोग जब नई आई थी, सोना तो बड़े रुष्ट हुए थे, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया, यानी मित्रता का भाव स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती, कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसका कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब अचानक चौकी